कि मिर्गी का दौरा, जिसको कि एपिलेप्सी कहते हैं, ये क्यों पड़ता है? एपिलेप्सी की प्रॉब्लम कुछ लोगों को जेनेटिक भी होती है और कुछ ये स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस से आती है मेन। जब प्रॉपर ऑक्सीजन माइंड में नहीं पहुंच पाती है हमारे, तो वो दौरे में कन्वर्ट हो जाती है। जब किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तब उसे क्या करना चाहिए? उसे पानी के छींटे मारने चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। उसके हाथ पैरों की मसाज करनी चाहिए। कुछ जगहों पर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते और उन्हें दबाते चले जाते हैं। वो स्ट्रेस होते होते इतनी ज़्यादा क्रॉनिक बन जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में है। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर सुजाता आर्य, जब किसी भी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो लोग उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें उसको सुंघाने लगते हैं या उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो देखने लायक नहीं होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि मिर्गी का दौरा, जिसको कि एपिलेप्सी कहते हैं, ये क्यों पड़ता है? एपिलेप्सी की प्रॉब्लम कुछ लोगों को जेनेटिक भी होती है और कुछ ये स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस से आती है मेन। घर में किसी तरह का ऐसा माहौल है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को दबाते चले जाते हैं, तो दिमाग की नसें नैरो होती चली जाती हैं, वहां प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब प्रॉपर ऑक्सीजन माइंड में नहीं पहुंच पाती है हमारे, तो वो दौरे में कन्वर्ट हो जाती है। बेचैनी, पूरी बॉडी तक आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और उसी से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, वो फिट्स जो पड़ते हैं वही होता है। आमतौर पर यही धारणा है कि कुछ सुंघा दीजिए या कोई झाड़ फूंक करा दीजिए तो उससे वो ठीक हो जाएगी, जबकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ये सबको समझना चाहिए हमारे लोगों को कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें काम करना चाहिए, उसे खुशी देनी चाहिए और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जब किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तब उसे क्या करना चाहिए? उस वक्त जो लोग आसपास होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उस वक्त उसे सीधा लेटा देना चाहिए और उसे पानी के छींटे मारने चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। उसके हाथ पैरों की मसाज करनी चाहिए, उससे उसे तुरंत होश आ जाता है। ये ज्यादा देर का फिट्स नहीं होता। स्टार्टिंग में ये आधे मिनट का स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम लोग इसे और किसी तरह के झाड़ फूंक से और तरह की चीजों से जोड़ने लगते हैं, शर्म करते हैं, बाहर बताते नहीं है, इस बीमारी को छुपाने लगते हैं, तो उससे और ज्यादा हमारे माइंड पे, पेशेंट के माइंड पे स्ट्रेस आ जाता है। इससे और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए हमें क्योर करने की कोशिश करनी है, ना कि पैनिक करने की कोशिश करनी है। क्या ये हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है, वंशानुगत जिसे कि कहा जाता है? जी वंदना जी, कुछ केसेस में ये हेरिडिटिकल होती है, कुछ केसेस में ये स्ट्रेसफुल माहौल से होती है। जब स्ट्रेसफुल माहौल होता है तो वहां पर कई होता है कि हम रोकर लड़कर अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते और उन्हें दबाते चले जाते हैं। वो स्ट्रेस होते होते इतनी ज्यादा क्रॉनिक बन जाती है कि वो मिर्गी के दौरे में कन्वर्ट होती है। एक गलत खान पान तो मेन रीजन है ही। गलत खान पान चल रहा है, लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है, लंबे टाइम से स्ट्रेस चल रहा है, तभी ये प्रॉब्लम होती है। ये लाखों लोगों में किसी एक को ही होती है। ये हर किसी को, ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी को होती है। तो कई बार ऐसी होती है कि घर में कोई दुर्घटना ऐसी हो गई जिसका हमारे माइंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ गया, या बहुत लंबी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, उसके बाद ही ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है। जब एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो तो क्या इसकी मेडिसिन लेना जरूरी हो जाता है? मेडिसिन वो इसलिए देते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमें उसे ठीक करना है, दबा कर नहीं रखना। दवाई क्या काम करती है? बीमारी को दबा कर रखती है और हमें क्या करना है? बीमारी को ठीक करना है। दवाई का काम है उस बीमारी को लंबे टाइम तक खींचना और फिर बाद में ये ब्रेन हेमरेज में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बार बार इसकी दवाई लेते चले जाएंगे तो क्लॉटिंग्स बनने लगती है, खून गाढ़ा होने लगता है, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें दवाई की कोशिश करिए कि दवाई ना लेनी पड़े। नेचुरोपैथी में इसका 100% रिजल्ट है।
ये अनक्योरेबल वो नहीं है, डिजीज नहीं डिजीज है। नहीं है। हाँ, अनक्योरेबल डिजीज नहीं है ये। तो इसे इसका क्योरेबल है, इसका इलाज हो सकता है नेचुरोपैथी से 100%। नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में सबसे पहले तो हम डिटॉक्स करते हैं। जो पेशेंट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जैसे जैसे खून को पतला करने की कोशिश करते हैं प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम कपालभाति, जो लोग घर पे भी देख रहे हैं तो वो प्राणायाम तो कम से कम शुरू करवा सकते हैं। क्योंकि लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं इस बीमारी से कि तरह तरह के झाड़ फूक वालों पे जाने लगते हैं, कोई गंदा तावीज बनाने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डर जाते हैं इसके, और एकदम स्ट्रॉन्ग दवाई शुरू कर देते हैं हम लोग। या तो ऐसे डॉक्टरों पे पहुंच जाते हैं कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग दवाइयां शुरू कर देते हैं, तो उससे और प्रॉब्लम, क्योंकि दवाई लेते ही आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ते ही और गैसेस बनेंगी, जो और ज्यादा इस फिट्स को, जो हमारे महीने में 6 महीने में पड़ने चाहिए थे, वो जल्दी जल्दी आने लगते हैं। स्टार्टिंग में ईयरली होते हैं ये, उसके बाद 6 मंथ में, फिर धीरे धीरे करते करते एक लेडी तो मेरे पास आई थी जिसे दिन में 5-6 बार फिट्स आते थे। तो ऐसे ये बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो। लेकिन इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, 100% गारंटी है। नेचुरोपैथी में इसके ट्रीटमेंट के बाद क्या पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसे वापस से कभी और फिट्स पड़ने की संभावना रहती है? बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, उसके बाद कभी फिट्स नहीं आते। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है माहौल को बदलना। अगर माहौल नहीं भी बदला जाता है तो हम पेशेंट को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मेंटली और फिजिकली, जिससे कि वो सरवाइव कर पाए उस माहौल में। तो हमें एक तो उसकी डिटॉक्स करके उसकी सफाई धुलाई करनी है, और ऊपर से माइंड वॉश करना है कि जो प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसके लिए इतना डरा जाए या इतना हवा बना देते हैं, जो देसी भाषा में अगर कहें तो हम पैनिक कर जाते हैं। तो उस पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मली रिलैक्स होकर के अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें बहुत बेनिफिशियल है। 15 से 20 मिनट हम पेशेंट को अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। मड पैक जो माथे के ऊपर, पेट के ऊपर जो लगाते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होता है इसमें। जिन लोगों को घर में भी आप देख रहे हैं तो कम से कम ये चीजें शुरू कर दीजिए। एक तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की कोशिश करिए, और दूसरा इसमें पेट पे और माथे पे अगर मिट्टी नहीं है अवेलेबल अच्छी, तो आप ठंडे पानी की पट्टियां माथे पे और पेट पे रख सकते हैं, और नाक में देसी गाय का घी 2-2 ड्रॉप सोते टाइम डाल दीजिए रात को। तो ये कम से कम इतना कर सकते हैं हम घर में, इससे भी काफी फायदा मिलेगा आपको। जब एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये देना कितना उचित है? रिलैक्स नहीं हो पाती ना माइंड की नसें, इसलिए उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी एपिलेप्सी को पेशेंट को करा दें तो फिट्स के बाद तो वैसे ही नींद आ जाती है, पेशेंट का माइंड इतना ज्यादा थक जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमने एलोपैथी में इसे और ज्यादा क्रॉनिक बना देते हैं, और लास्ट में इसका फिर रिजल्ट बहुत बुरा होता है। तो उसके लिए हमें रिलैक्स होकर के करना है जो भी करना है सबसे पहले, क्योंकि पेशेंट में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। तो जो उसके आसपास हैं, जो एनवायरनमेंट में उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों को पेशेंस रखना है, उन लोगों को ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर हो। एक हंसी खुशी का अगर माहौल रखेंगे तो एपिलेप्सी का पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार बुखार में फिट्स आते हैं, तो उनमें और जो रेगुलर जिनको फिट्स आते हैं उनमें क्या फर्क होता है? बुखार में ही ज्यादातर फिट्स, मतलब बुखार से ही शुरुआत होती है इसकी। जैसे मान लीजिए तेज फीवर हुआ, फीवर आता है हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो उसे बहुत तेज इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे ही वो जल्दी ठीक हो जाए। जैसे ही तेज इंजेक्शन लगेगा, बुखार एकदम बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आते ही हमारे दिमाग में इतना प्रेशर आता है, दिमाग की नसें एकदम नैरो हो जाती हैं, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उस वजह से ये फिट्स ज्यादातर फीवर के टाइम में आते हैं। तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, केवल पेशेंट को सीधा लेटा दीजिए और
माथे पे गीली पट्टी रख दीजिए। पेट पे भी अगर चाहते हैं तो पेट पे भी ठंडे पानी की, बर्फ वाले पानी की मोटा सा टॉवल ले लीजिए और उसको ठंडे पानी में, बर्फ वाले में भिगोकर पेट पे और माथे पे रख दीजिए। आपको किसी तरह की डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जूते चप्पल सुंघाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीप ब्रीदिंग जैसे ही होने लगेगी वो पेशेंट तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। जो फिट्स प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट्स को, क्या वो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। ये फिट्स की प्रॉब्लम तो हमारे जैसे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े उसको दिखाने के लिए कि ये प्रॉब्लम मेरे माइंड की नसें नैरो जैसे होने लगती हैं पेशेंट की, तो उस चीज को शो करने के लिए, जैसे फिर शायद कि पता चल गया कि नैरो हो गई हैं, तो उसके बाद उसका नॉर्मल लाइफ रूटीन आपको शुरू कर दीजिए। खाने पीने में ध्यान रखिए, आप उसका टाइम टेबल बनाइए। मॉर्निंग में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लीजिए। मेन होता है ऑक्सीजन, माइंड की, दिमाग की नसें इतनी नैरो हो जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो प्राणायाम अगर हम 15-15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम भी अगर कर लेते हैं तो एपिलेप्सी का पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है और कभी फिट्स नहीं आएंगे उन्हें, केवल आधे घंटे की एक्सरसाइज से। जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है उनको किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? स्टार्टिंग में यही करना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। एपिलेप्सी की अगर फिट्स आ रहे हैं तो उस पेशेंट को अकेले ना भेजें, कहीं पर भी उसके साथ रहें और खान पान का ध्यान रखें। ऑक्सीजन लेवल जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना ऑक्सीजन लीजिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह में रहते हैं कि जहां ऑक्सीजन लेवल कम है तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का भी आप यूज कर सकते हैं कि प्राणायाम के टाइम आप रूम को ऑक्सीजन से भर दीजिए और प्राणायाम करिए। अदरवाइज आजकल तो ऑक्सीजन लेवल सब जगह ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राणायाम आप प्रॉपर कराइए और अकेले कहीं मत जाने दीजिए। खान पान का ध्यान रखिए। कहा जाता है कि ऐसे मरीजों को आग और पानी के पास नहीं जाने दिया जाता, इसमें कितनी सच्चाई है? यही होता है ना कि पता नहीं होता कि किस टाइम उसे फिट्स आ जाएगा, इसीलिए आग के पास नहीं जाने देते कि कभी अचानक आग के ऊपर गिर पड़े तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी में गिर जाएं तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करनी है, प्रिकॉशन तो रखना है कि जिनको फिट्स आने शुरू हो गए हैं तो उन्हें कोशिश करिए अकेले में ना भेजिए। आजकल तो मैंने गर्ल्स को देखा है कि पीरियड्स के टाइम पे फिट्स आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आते हैं तो उससे भी फिट्स आ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जब आपको टाइम पता चल गया कि इस टाइम पे ज्यादातर आते हैं ये फिट्स, या कहीं अकेले में ऐसी जगह मत भेजिए जिससे कि अचानक फिट्स आ जाएं और कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो अवॉइड करिए ऐसी जगहों को। नेचुरोपैथी में इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा है? अगर आप रेजिडेंशियल वहां पर रहकर ही ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरोपैथी सेंटर में तो 10 डेज में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आप डे बोर्डिंग में करते हैं कि सुबह शाम चले गए तो उसमें 3 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि घर में जाने के बाद उस तरह से परहेज नहीं हो पाता और इंसान इतना पेशेंट मेंटली स्ट्रांग भी नहीं हो पाता, क्योंकि 10 दिन अगर नेचुरोपैथी सेंटर में रहेंगे तो हम मेंटली भी इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि एपिलेप्सी के फिट्स आएंगे ही नहीं। और फिजिकली तो हम आपको शोधन करके ही भेजते हैं, पूरी तरह से डिटॉक्स कर देते हैं। कहीं किसी तरह की कोई क्लॉटिंग या ब्लड थिकनेस या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम बचती नहीं है। तो मैं जितने भी व्यूअर्स D5 चैनल देख रहे हैं और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि नेचुरोपैथी और योग में आइए, इससे 100% रिजल्ट है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहिए। एपिलेप्सी के मरीजों को खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए? कौन सी चीजें उन्हें खानी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? एक तो लाइफस्टाइल तो सुधारना ही चाहिए, आपको एल्कलाइन फूड ज्यादा लेना है। D5 चैनल में मैं पहले भी बताया है कि जो भी बिस्किट बेकरी की चीजें हैं, नमकीन है, चटपटा है, तीखा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ये चीजें मैदे की चीजें हैं, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एल्कलाइन फूड लेना है जिसमें कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं फ्रेश, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से ये चीज ठंडी होगी ये नहीं लेनी या गर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करना है आपको कि एल्कलाइन फूड ज्यादा लेना है, एसिडिक फूड अवॉइड करना है और टेंशन को अवॉइड करना है। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।